हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रथम विश्व युद्ध का चैप्टर हम कर रहे हैं और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक आज रहेगा वो रहेगा वर्साया की संधि। क्योंकि आप सब जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो है वो यूरोपीय इतिहास की ही नहीं पूरे विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में इसको जाना जाता है। और इसमें आप कह सकते हैं कि विश्व के सभी देश इस युद्ध में लगभग सम्मिलित थे। और ये युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। लगभग 4 साल का समय जो था ये युद्ध 4 साल तक चलता रहा था। और इस युद्ध के अंदर दो पक्ष थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य, दो गुटों के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की हम बात करते हैं तो रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आता है, सर्बिया आता है, बेल्जियम आता है। और इसके दूसरी तरफ जो धुरी राष्ट्र थे, सेंट्रल पावर थे, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया है। जर्मनी ने सर्बिया पर अटैक किया और ये प्रथम विश्व युद्ध जो था वो शुरू हो गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि जर्मनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद सर्बिया की मदद के लिए रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और बेल्जियम जो थे वो इसमें सम्मिलित हो गए। और इसके साथ साथ बहुत से देश जो थे वो इसमें सम्मिलित होते चले गए थे। और शुरू के जब हम बात करते हैं तो 1914 की, तो 1914 में ये शुरू हुआ था जुलाई में। और 14, 15 और 16 का जो मध्य था तब तक जो था जर्मनी जो था लगातार हर एक मोर्चे पर युद्ध जीतता जा रहा था। और इंग्लैंड और जो मित्र राष्ट्र थे उनको हार का सामना जो था वो करना पड़ रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद जो था परिस्थितियां जो थी वो उलट हो गई। 1917 के आते-आते जो था वो जर्मनी जो था उसका विभिन्न मोर्चों पर उसको हार का सामना करना पड़ा था। और लगातार जो थे मित्र राष्ट्र जो थे वो शक्तिशाली होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो था वो भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गया था। और ऐन टाइम पे इटली जो था, इटली ने शुरू में की अगर हम बात करें तो इटली जो था वो धुरी राष्ट्रों के साथ लड़ रहा था। यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये तीनों का त्रिपक्षीय जो संघ था उसके साथ था। लेकिन बाद में गुप्त संधि के चलते जो था वो इटली ने मित्र राष्ट्रों के साथ समझौता कर लिया, उनके साथ आ गए। शुरू में तो न्यूट्रल रहा, लेकिन आखिर की अगर हम बात करें तो इटली जो था वो इंग्लैंड का साथ देना शुरू कर दिया। अमेरिका जो था वो भी इस युद्ध में कूद गया। तो उसके बाद जो था इंग्लैंड जो था, मित्र राष्ट्र जो थे उनका पलड़ा भारी होना शुरू हो गया। और वो लगातार जो था उन्होंने जीत हासिल शुरू कर दी। और 1917 में जर्मनी पर फ्रांस ने आक्रमण कर दिया था और उस युद्ध में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ जो मित्र देश थे उन्होंने भी जो जर्मनी पर उन्होंने संयुक्त रूप से हमला कर दिया। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया को भी हार का सामना करना पड़ा। बुल्गारिया भी जो था वो इस 1917 में जो था उसको वो भी हार के उसको सामना करना पड़ा। तो इस तरह से जो धुरी राष्ट्र थे जिसमें जर्मनी आता है, ऑस्ट्रिया हंगरी आता है, तुर्की आता है, बुल्गारिया, ये सभी देश जो थे वो उनका स्थिति जो थी वो लगातार कमजोर होती जा रही थी। और इसके चलते जो था और इतना ज़्यादा विनाश जो था वो हो चुका था। लगातार 4 साल से युद्ध चल रहा था। सभी देश जो थे वो इस युद्ध से थक चुके थे, क्योंकि आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था, साथ-साथ सेना का जन और धन दोनों का नुकसान जो था बहुत ज़्यादा प्रत्येक देश को उठाना पड़ रहा था। और इसके चलते जो था अमेरिका के राष्ट्रपति जो वुड्रो विल्सन थे उन्होंने जर्मनी के सामने युद्ध विराम समझौता एक पेश किया। और उस समझौते पर जो था जर्मनी का जो सम्राट था विलियम केसर, उसने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि स्थिति जो थी वो लगातार जर्मनी की बिगड़ती जा रही थी, डाउन होती जा रही थी। और उसे अब नहीं लग रहा था कि वो लंबे समय तक जो है वो इस युद्ध में कंटिन्यू रह सकता है। तो इसके उसमें जो था उन्होंने इस पर जो युद्ध विराम समझौता था उस पर हस्ताक्षर कर दिए सम्राट विलियम केसर ने। और फिर वो गद्दी छोड़कर हॉलैंड चला गया।
उसके बाद जर्मनी जो सरकार थी, नई जर्मनी में जो सरकार बनी, उन्होंने 11 नवंबर को युद्ध विराम संबंधी जो मित्र देशों की जो शर्तें थी उनको स्वीकार करना उन्होंने मान लिया और उस समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। और इसमें हस्ताक्षर करने का एक ये भी आप कह सकते हैं कि जो ये वुडरो विल्सन जो अमेरिकी राष्ट्रपति था, उन्होंने अपना जो भाषण दिया था उसमें शांति स्थापित करने के लिए 14 पॉइंट दिए थे, यानी कि 14 सूत्रीय कार्यक्रम इसको कहा गया विल्सन का। और इसी नाम से हम इसको पढ़ते हैं कि विल्सन की 14 सूत्रीय योजनाएं जो थी वो क्या थी। तो उन 14 सूत्रीय योजनाओं के अंदर जो था वो विश्व शांति का प्रस्ताव रखा गया था। एक आदर्शवादी नेता थे और इसके चलते जो था जो इसमें पॉइंट रखे गए वो पॉइंट जो थे वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि अच्छे थे। प्रत्येक देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, व्यापार के लिए जो था प्रतिबंध जो थे वो इसमें हटा दिए गए थे। तो इस तरह से जो था ये 14 सूत्रीय कार्यक्रम जो था वो रखा गया और उसके को देखते हुए जो था जर्मनी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे कि उनके साथ ज़्यादा कुछ अन्याय जो है वो मित्र राष्ट्र के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो वो 14 सूत्रीय कार्यक्रम के कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जो कि प्रमुख थे। वो था कि कोई भी देश जो है वो आपस में गुप्त संधि नहीं करेगा, जो भी संधियां की जाएंगी वो ओपन रूप से की जाएंगी, खुले रूप में की जाएंगी, सबको पता होगी। इसके साथ साथ समुद्र पर सबका अधिकार होगा, हर एक देश जो है वो समुद्र पर अपना जो था समुद्र का यूज कर सकेगा, प्रयोग कर सकेगा, चाहे वो व्यापार के लिए है या अन्य जो साधन है उनको ले जाने के लिए, यातायात के लिए है, तो हर एक तरह से उसको प्रयोग कर सकता है। इसके साथ साथ समान व्यापारिक अधिकार जो थे वो लागू कर दिए गए, यानी कि सभी देशों को व्यापार करने की छूट दे दी गई, ओपन व्यापार व्यवस्था उसमें लागू कर दी गई। इसके साथ साथ निशस्त्रीकरण, यानी कि युद्ध के प्रभावों को देखते हुए जो जनता है उस को बचाने के लिए, शांति के लिए जो था वो निशस्त्रीकरण जो था उस नीति को का प्रयोग इसमें किया गया। 14 सूत्रीय कार्यक्रमों कि हथियार जो है वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखे जाएंगे, युद्ध के लिए हथियार नहीं रखे जाएंगे, आत्मरक्षा के। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से पॉइंट इसमें 14 ऐसे पॉइंट दिए गए जिसमें कि बेल्जियम जो है उसकी स्वतंत्रता उसको बहाल कर दिया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शुरू में जो था जर्मनी ने बेल्जियम पर अधिकार कर लिया था, लेकिन इस 14 सूत्रीय कार्यक्रम में उसको दोबारा से स्वतंत्र कर दिया गया और जर्मनी के कुछ क्षेत्र जो थे वो बेल्जियम को दे दिए गए। ये वर्साया की संधि के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो था 14 सूत्र जो लागू किए गए उसमें एक और था कि राष्ट्रीय संघ के निर्माण पर जोर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय संघ क्या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ये एक था राजनीतिक संघ बनाने की इसमें कोशिश की गई, जिसका काम था कि आने वाले समय में किसी ऐसे जो युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, ऐसे युद्ध की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ठीक है, और राष्ट्र के हितों के लिए जो थे वो कार्य किए जाए। ठीक है, आपस में अगर ऐसी युद्ध जैसी स्थिति होती है तो उसे शांति से बीच बचाव करके इस युद्ध जैसी परिस्थितियों को टाला जा सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वुडरो विल्सन के जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम थे बहुत ही अच्छे थे, यानी कि समाज को और विश्व को आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए बहुत ही अच्छे थे। और इसी के चलते जो था जर्मनी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे युद्ध विराम संधि पर। उसके बाद शांति सम्मेलन जो था उसमें के तहत जो था एक वर्साया के अंदर महल है एक पेरिस के अंदर, ये शांति सम्मेलन जो है वो पेरिस में आयोजित किया गया था और जो जर्मनी के साथ संधि की गई। ये शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जर्मनी जो था उसके लिए संधि पत्र तैयार करना, क्योंकि मुख्य जो था इसमें आरोपी मित्र राष्ट्रों ने किसको बनाया था, जर्मनी को बनाया था कि जर्मनी अगर सर्बिया के साथ युद्ध नहीं करता तो इतना बड़ा जो है विनाशकारी युद्ध जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए जो था ये शांति सम्मेलन जो था पेरिस में आयोजित किया गया और इस संधि जो ये संधि पत्र जो तैयार किया गया उसको जो था 6 मई 1919 ईस्वी को वर्साया का संधि पत्र का उसको नाम दिया गया, क्योंकि ये वर्साया के महल पेरिस के अंदर वर्साया महल है, वहां पर इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसीलिए इसको वर्साया की संधि भी कहा जाता है।
तो इस संधि में 439 धाराएं थी और 80,000 शब्द जो थे इन धाराओं के लिए प्रयोग किए गए थे। 15 भागों में ये संधि जो थी वो डिवाइड थी और 7 मई 1919 को जर्मनी को 230 पेजों का एक ड्राफ्ट भेजा गया और 1 सप्ताह का समय दिया गया कि आप ये सारे का सारा पूरा ड्राफ्ट पढ़े, 1 सप्ताह का समय ले और इस पर हस्ताक्षर कर दे। और सबसे बड़ी बात देखो, ये जो था जब ये संधि पत्र जो तैयार किया जा रहा था पेरिस के अंदर वर्साय के महल में, जब ये इसको तैयार किया जा रहा था, तो उस समय मित्र राष्ट्र जो थे वो सब के सब सम्मिलित थे। मित्र राष्ट्रों के साथ जो देश थे, छोटे देश थे, वो भी सम्मिलित थे। इसमें जर्मनी को नहीं बुलाया गया। ठीक है, जर्मनी के खिलाफ जो है ये संधि पत्र तैयार किया जाए, ना ही उसे सलाह ली गई, ना ही उसका मशवरा लिया गया। बस आप कह सकते हैं कि ये संधि पत्र जो था उसका मुख्य उद्देश्य जो था मित्र राष्ट्रों का ये था कि जर्मनी को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए, यानी कि तबाह कर दिया जाए, ताकि वो भविष्य में जो था उनके खिलाफ जो है वो खड़ा ना हो सके। और इसीलिए जो था इसका संधि पत्र को पढ़ने का 1 सप्ताह का समय दिया गया। तो जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने धारा 231 एक धारा थी इस ड्राफ्ट के अंदर या इस संधि पत्र के अंदर, उसी को हटाने का अनुरोध किया। और वो धारा क्या थी? वो ये थी कि इस धारा के तहत प्रथम विश्व युद्ध का पूर्ण रूप से जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो इसका उन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम पूर्ण रूप से जर्मनी को जो है इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराना जो है वो गलत है। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने जो था वो एक भी नहीं सुनी और अल्टीमेटम दे दिया कि आप इस पर हस्ताक्षर करें इस संधि पत्र पर, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। एक आप कह सकते हैं कि ये एक धमकी थी जर्मनी के लिए, या तो हस्ताक्षर करे संधि पत्र पर, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और उस समय जर्मनी की स्थिति जो है वो ऐसी नहीं थी कि वो दोबारा से युद्ध शुरू कर सके, दोबारा से युद्ध मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ सके। तो मजबूरन जो था वो इस संधि पर हस्ताक्षर जो थे वो करने पड़े थे जर्मन प्रतिनिधि को। और जब हस्ताक्षर किए तो उन्होंने ये कहा, मैंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं इसलिए नहीं कि मैं इसे एक संतोषजनक संधि मानता हूँ, ऐसा नहीं है, संतोषजनक नहीं है, वरन इसलिए कि यह युद्ध बंद करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना? अगर जर्मनी इस पर हस्ताक्षर नहीं करता तो युद्ध कंटिन्यू रहता। मित्र राष्ट्र जो थे वो तैयार थे, अब उनकी स्थिति जो थी वो मजबूत थी, लेकिन जर्मनी की स्थिति जो थी वो इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और इस वजह से जर्मनी को इस अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। तो और ये जो था आप कह सकते हैं कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। बीज जो था उसको रोपित कर दिया गया था और उसको पेड़ बनने में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने में 20 साल लग गए। यानी कि ज्यादा समय नहीं है, 20 साल बहुत कम समय है। एक विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध का अगर समय को हम देखें तो बहुत कम समय है, ये 20 वर्ष लगे आगे युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में। तो इसे वर्साय की संधि का जो ये पत्र है या हस्ताक्षर जो हुए उसे द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी कहा जाता है। तो जैसे कि आपको बताया कि इस युद्ध संधि के अंदर जो थे वो 15 भाग थे, जिसमें कि महत्वपूर्ण जो भाग थे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। एक प्रशासनिक व्यवस्थाएं आ जाती हैं, दूसरी सैन्य व्यवस्थाएं और तीसरी क्षतिपूर्ति संबंधी जो व्यवस्थाएं थी वो 3 मुख्य है। बाकी और भाग से इसमें है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं जो प्रादेशिक व्यवस्थाएं थी, यानी कि जो प्रदेश डिवाइड किए गए। ठीक है, 1871 ईस्वी में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था और फ्रांस उस युद्ध में हार गया था। जर्मनी की जीत हुई थी और जर्मनी ने एल्सेस और लॉरेंस प्रदेश जो थे फ्रांस के वो अपने अधिकार में कर लिए थे। और इस संधि वर्साय की संधि के अंदर जो था ये दोनों जीते हुए क्षेत्र जो थे वो वापस फ्रांस को लौटा दिए गए। दूसरा, जर्मनी तथा बेल्जियम की सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया और जर्मनी के कुछ प्रदेश जिसमें यूपेन और मेलमेंडी का प्रदेश आता है वो बेल्जियम को दे दिए गए, स्वतंत्र कर दिया गया इसको बेल्जियम को।
ठीक है। इसके साथ तीसरा एक इसमें पॉइंट, यानी अब देखो कि धीरे धीरे सब कुछ जर्मनी से खींचा जा रहा है मित्र राष्ट्रों के द्वारा इस संधि के तहत। सार का कोयला क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत इलाका है और फ्रांस का आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक पिलर का काम करता है, ठीक है। तो ये इलाका जो सार का कोयले की जो खानें थी वो किसको दे दी गई? फ्रांस को दे दी गई। और जो सार घाटी है उसका प्रबंध जो था वो राष्ट्रीय संघ जो बनाया गया था, राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना की गई थी उसके में का द्वारा नियुक्त आयोग को सौंप दिया गया, क्योंकि वहां का प्रबंध जो है वो कौन संभालेगा? राष्ट्रीय संघ के द्वारा नियुक्त आयोग के द्वारा उसका संचालन देखा जाएगा, ठीक है। 15 वर्ष बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा और ये प्रदेश फ्रांस तथा जर्मनी किसको दिए जाएंगे? वो जनमत पर आधारित होगा, ठीक है। इसके साथ एक और आप कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने के लिए एक और कदम उठाया। वो ये था कि हॉलैंड और एल्सेस के बीच लगभग 10,000 वर्ग मील का जो इलाका है उसे निष्पक्ष क्षेत्र, न्यूट्रल जोन जो था वो बना दिया गया। और ये इसलिए बनाया गया ताकि जर्मनी अगर संधि की शर्तों को नहीं मानता है तो उस पर आक्रमण कर दिया जाए। और इस क्षेत्र के अंदर जो था मित्र राष्ट्रों की सेना रहेंगी कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक इस क्षेत्र में, यानी कि जो न्यूट्रल जोन है यहाँ पर किसकी सेना रहेंगी? मित्र राष्ट्रों की सेना रहेंगी, ताकि जर्मनी जो है वो संधि की जो शर्तें हैं उसको ना तोड़ पाए, ठीक है। इसके साथ आप कह सकते हैं कि जर्मनी के उत्तर में स्थित शेल्स्विग जाति के जो लोग थे उनकी संख्या जो थी वो जर्मनी में बहुत ज्यादा थी, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। उत्तरी शेल्विक्स जो थे वो किसको दे गए? डेनमार्क को में शामिल कर दिए गए। और इसके साथ जो दक्षिणी शेल्विक्स जो थे वो जर्मनी में रह गए। तो यानी कि बंटवारा, जनसंख्या का बंटवारा भी कर दिया गया ताकि जर्मनी की जो सरकार है, जर्मनी जो है वापस से दोबारा से अपनी शक्ति को संगठित ना करे। और इसके तहत हम कह सकते हैं कि जर्मनी का कुल अगर क्षेत्रफल के अगर हम देखें 25,000 वर्ग मील क्षेत्र और 60 लाख की जनसंख्या तथा यूरोप से बाहर 10 लाख का जो वर्ग मील का जो क्षेत्र है और 20 लाख की जो जनसंख्या है वो डिवाइड कर दी गई। यानी कि पूर्ण रूप से कमजोर, हर क्षेत्र में कमजोर जो था वो इसको करना शुरू कर दिया था। तो प्रादेशिक तो आपने व्यवस्थाएं देखी किस प्रकार से प्रदेश जो थे वो बांट दिए गए, ठीक है। इसके साथ साथ जो था सैनिक जो व्यवस्थाएं लागू की गई और इस सैनिक व्यवस्था के अंदर आपने देखा था वुड्रो विल्सन ने जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रस्तुत किए थे उसमें निशस्त्रीकरण पर जोर दिया गया था कि निशस्त्रीकरण किया जाएगा, ठीक है। और उसका क्या था निशस्त्रीकरण? यानी कि आप अपनी सुरक्षा के लिए जो है सेना रख सकते हैं, आगे युद्ध के लिए आप ना तो शस्त्र का निर्माण कर सकते हैं ना ही सेना को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सभी देशों के ऊपर जो था वो लागू की गई थी, लेकिन जर्मनी पर इसको बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से थोपा गया। आप देखें इसमें कि किस तरह से जर्मनी को सैनिक रूप से कमजोर कर दिया गया ताकि आगे भविष्य में जर्मनी जो है दोबारा से उठ खड़ा ना हो पाए। और इसमें जर्मनी की जो जल सेना थी, थल सेना थी और वायु सेना, 3 सेना थी, ठीक है। वायु सेना को जो था उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया कि जर्मनी वायु सेना नहीं बना सकती है, ठीक है। जल सेना और थल सेना जो थी उसके अंदर भी सिर्फ जर्मनी जो है वो 1 लाख सेना रख सकती है और 1 लाख सेना के अंदर जो है वो सिर्फ सैनिक नहीं होंगे, उसके अंदर अधिकारी भी शामिल होंगे, ठीक है ना। तो जर्मनी को पूर्ण रूप से सीमित कर दिया गया कि वो सेना जो है वो सिर्फ 1 लाख की सेना रख सकती है, ठीक है। और सिर्फ उसका प्रयोग जो है वो अपनी जो है सुरक्षा के लिए करेगी, ठीक है ना, युद्ध के लिए, क्योंकि इतना बड़ी उनको सेना जो थी वो रखी नहीं गई। इसके साथ साथ जो था आप कह सकते हैं कि जो बिस्मार्क जो था जिसने जर्मनी को दोबारा जो मजबूत किया था बिस्मार्क ने, और 69 देशों जो देश थे, छोटे छोटे जो देश थे उनको मिलाकर जर्मनी का निर्माण किया था, जर्मनी बनाया था।
उसने क्या किया था कि अपने शासनकाल में सैन्य शिक्षा जो थी वो अनिवार्य कर दी थी, स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, ठीक है। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति जो है, चाहे वो आपका सरकारी कर्मचारी है, उसको भी सैन्य शिक्षा लेना उसके लिए भी अनिवार्य था। अब क्या किया गया, जो ये सैन्य शिक्षा थी उसको खत्म कर दिया गया कि किसी प्रकार की भी सैन्य शिक्षा जो है वो नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ चुंगी अधिकारी, वन रक्षक और तट रक्षकों की संख्या जो है वो भी बहुत कम कर दी। पुलिस की संख्या, यानी कि आंतरिक शांति बनाने के लिए पुलिस की संख्या भी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित कर दी। जहाँ कम जनसंख्या वहाँ पुलिस जो है, पुलिस अधिकारी बहुत ही कम रहेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या ऑटोमेटिकली जो था वो डिवाइड कर दी गई थी। अब तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पुलिस की संख्या भी जो है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जर्मनी जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय जो था वो जल शक्ति के रूप में सबसे आप इंग्लैंड को टक्कर दे रहा था, ठीक है। उसी माध्यम से जो था वो शुरू के युद्ध जो था वो जीत रहा था जर्मनी। और इससे इसको प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र उन्हें ये लगता था कि अगर जर्मनी दोबारा से अगर खड़ा होता है और जल सेना को मजबूत करता है तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो उसका जो जल सेना जो थी उसकी उसको भी उनको बहुत ज्यादा सीमित कर दिया। यानी कि जर्मनी जो है सिर्फ 6 युद्ध पोत रख सकता है, 6 युद्ध पोत रख सकता है, 6 हल्के क्रूज रख सकता है, 12 तोपची जहाज रख सकता है और 12 टारपीडो नावें रख सकता है। देखिए कितना बिल्कुल ही आप कि इतना बड़ा आप जो है आपके सामने शेर है और आपको उससे लड़ने के लिए एक छड़ी दे दी जाए, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति अब जर्मनी की थी कि उसके पास सिर्फ छड़ी है और सामने क्या है, शेर है, मित्र राष्ट्र है जो धमकी दे रहे हैं अगर आप इन संधि को नहीं मानोगे तो आप पर आक्रमण कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे सब कुछ छीन लिया गया और एक छड़ी पकड़ा दी कि ठीक है तुम अपनी सुरक्षा करो। और इसके साथ साथ जो पनडुब्बी रखने का अधिकार जो है उससे छीन लिया गया कि कोई भी पनडुब्बी जो है वो नहीं रख सकता, ठीक है। और इसके साथ साथ युद्ध सामग्री के उत्पादन पर भी प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया कि प्रतिबंध होता है एक कि लिमिट मात्रा में प्रतिबंध हो, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, पूर्ण प्रतिबंध जो है वो युद्ध सामग्री के उत्पादन पर लगा दिया गया इस संधि के तहत। इसके साथ साथ राइन नदी के दाहिने किनारे पर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र का पूर्ण रूप से असैनिकरण कर दिया गया कि यहाँ पर जो राइन क्षेत्र की दाहिना किनारा है वहां पर 50 किलोमीटर तक कोई भी जर्मनी जो है वो किसी भी प्रकार की सैनिक कार्यवाही नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ होलीगोलैंड बंदरगाह है जो कि आप कह सकते हैं कि एक किला है और बंदरगाह की किलेबंदी पर भी उन्होंने रोक लगा दी क्योंकि ये सामरिक रूप से बहुत ही मजबूत आप कह सकते हैं जर्मनी के लिए ये बंदरगाह थी। इसको खत्म कर दिया कि नष्ट कर दिया कि यहाँ पर आप जो है अपनी किलेबंदी नहीं कर सकते, वो इलाका जो था वो उनसे छीन लिया गया। इसके बाद जो है जर्मनी की सैन्य शक्ति पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको व्यवहारिक रूप देने के लिए मित्र देशों के एक आयोग की स्थापना की गई जो 1925 ईस्वी तक काम करता रहा, ठीक है। वहां पर ताकि सेना जो है ना बनाई जा सके, ना हथियारों का उत्पादन किया जा सके, वो सब चीज देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो था एक आयोग की स्थापना की गई थी मित्र राष्ट्रों की तरफ से और 1925 तक जो है वो ये यहाँ पर काम करती रही थी। उसके बाद जो था हिटलर जो था इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उसने ये जो था सब नियम और कानून जो थे वो तोड़ने शुरू कर दिए थे। इसके साथ साथ क्षतिपूर्ति संबंधी, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ पूरे विश्व का, आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इसके साथ साथ औद्योगिक, आपको बताया था मैंने कि औद्योगिक जो था उसका डाउनफॉल आ गया, ठीक है। व्यापार जो था वो भी डाउनफॉल की तरफ चल पड़ा। यानी कि 1929 ईस्वी में ऐसा समय आ गया था जो कि आर्थिक मंदी का दौर के नाम से जाना गया। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी 1929 का समय, ठीक है। तो इसके चलते जो था
जो धारा थी, संधि की जो धारा थी 231 जो धारा थी, उसमें जर्मनी और उसके जो साथी थे, जर्मनी के साथ कौन था, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ठीक है, और बुल्गारिया था, तुर्की था, इटली था, लेकिन वो बाद में उधर शिफ्ट कर गया था, मित्र राष्ट्रों की तरफ मिल गया था। तो इस युद्ध का जिम्मेवार किसे ठहराया गया? जर्मनी को, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी को, तुर्की को और बुल्गारिया को, जितने भी इसके साथ धुरी राष्ट्रों के साथ देश युद्ध लड़ रहे थे, उन सबको इसके लिए जिम्मेवार ठहराया गया। और इसकी युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जो था वो जर्मनी के ऊपर कह सकते हैं कि हर्जाना के रूप में जो था काफी धनराशि जो थी इसमें की गई। इसके लिए जो था एक आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसने 1921 के बाद जर्मनी की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि जो थी वो निश्चित की थी कि कितनी धनराशि जो है, देखिए पूरा एस्टिमेट लगाया गया। उसके बाद जो था ये धनराशि जो थी वो ली गई थी। और मई 1921 ईस्वी में जर्मनी को मित्र राष्ट्र देशों को क्षतिपूर्ति के रूप में 1000 मिलियन पाउंड की धनराशि देनी होगी। यानी कि मई 1921 तक, युद्ध समाप्त हुआ है 1918 में, ठीक है, 1921 तक ये धनराशि मित्र राष्ट्रों को देनी होगी। कितनी? 1000 मिलियन पाउंड की धनराशि। और ये धनराशि जो है वो विभिन्न एस्पेक्ट्स पे दे सकता है, यानी कि विभिन्न चीजों के उसमें दे सकता है। या तो सोने के रूप में ये धनराशि चुका सकता है, कोयले के रूप में, जहाजों के रूप में, पनडुब्बियां उसके पास हैं वो उनको देकर, पशुओं को, ये बहुत सी चीजें इसमें रखी गई कि ये चीजें देकर जो है आप अपनी क्षतिपूर्ति राशि जो है वो चुका सकते हैं। इसके साथ साथ इस राशि में से इस संधि के अनुसार जर्मनी का जो न्यूट्रल जोन है, वहां पर जो सेना रखी गई, मित्र राष्ट्रों की सेना रखी गई, उसका खर्चा जो है वो भी जर्मनी पे करेगा। 10 साल के लिए रखी गई थी ये सेना, तो इसका खर्चा जो है वो भी जर्मनी से ही निकाला जाएगा। यानी कि हर तरह से उसको नोच लो, ये मित्र राष्ट्रों की नीति उन्होंने, मित्र राष्ट्रों ने अपनाई थी, ताकि जर्मनी जो है दोबारा से खड़ा हो ही ना पाए। और यदि जर्मनी इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो क्षतिपूर्ति कमीशन उसके विरुद्ध जो है उचित कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। यानी वही कि अगर जो है राष्ट्रीय या जो कमीशन है वो ये कह दे कि नहीं, जर्मनी के द्वारा इन संधियों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो क्या था? अटैक दोबारा से। और इसके साथ साथ और भी कई शर्तें जो थी वो रखी गई थी। उसमें क्या था कि संधि की धाराओं जो थी वो 1 से जो 26 जो धाराएं थी उसके अंतर्गत राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि विश्व के जितने भी सभी छोटे और बड़े राज्य, जो स्वतंत्र राज्य हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान जो है वो उनकी सुरक्षा के बारे में जो है वो राष्ट्रीय संघ के द्वारा सोचा जाएगा। भविष्य में युद्ध ना हो और जो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति समझौते हैं या सद्भावना जो है वो बनी रहे, वो सारा काम जो है वो राष्ट्रीय संघ देखेगा। इसके साथ साथ जर्मनी ने भविष्य में ऑस्ट्रिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। इसके साथ साथ एल्ब, डैन्यूब, ओडर और नीमन नदियों को सभी देशों के उपयोग के लिए खोल दिया गया, ठीक है। कि जर्मनी से जो है व्यापार, सभी देश जो है वो व्यापार कर सकते हैं। ये नदियां हैं, यहाँ इन नदियों से जो था जहाजों के माध्यम से व्यापार जो था वो किया जाता था। और ये नदी कौन सी थी? एल्ब, डैन्यूब और ओडर, नीमन, ये नदियां, ठीक है, ये सबके लिए खोल दी गई। इसके साथ साथ जर्मनी ने आने वाले 5 वर्षों के लिए मित्र देशों को विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, ठीक है। मित्र देश यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। सुविधाओं में क्या होता है कि टैक्स जो है वो कम कर दिया जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर टैक्स जो है वो कम लगता है, या आयात कर जो भी था, मतलब इसमें पूरा व्यवस्था जो थी वो की गई थी इस संधि के तहत कि 5 वर्ष तक जो मित्र राष्ट्र हैं वो जर्मनी में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जर्मनी के साथ व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ मित्र राष्ट्रों को 1923 ईस्वी तक जर्मन क्षेत्रों में अपने वायुयान उड़ाने की छूट दे दी गई। जर्मनी से तो वायुसेना बिल्कुल खत्म कर दी गई कि जर्मनी जो है वो वायुसेना नहीं रख सकता, लेकिन आगे आने वाले 5 वर्ष तक जो था, 1923 तक जो था,
जो ये मित्र राष्ट्र ये जर्मनी की जो हवाई जो मार्ग है उसका यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो था किस तरह से जर्मनी को वर्साया की संधि के तहत जो था पूर्ण रूप से खोखला और कमजोर करने की कोशिश जो है मित्र राष्ट्रों ने की थी। हालांकि जो था जर्मन सम्राट विलियम केसर जो था वो उसने जो ये जो था इस पे ये जो युद्ध विराम किया था उस युद्ध विराम में आप देखेंगे कि उसने वुड्रो विल्सन के जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम थे उसके आधार पर ही ये इस पर हस्ताक्षर किए थे, शांति समझौता किया था। लेकिन यह संधि जो थी वर्साया की जो संधि थी उसके बिल्कुल विपरीत थी जर्मनी के लिए। और जर्मनी के अंदर आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया था कि भूखमरी जैसी स्थिति जो थी वो जर्मनी के अंदर पैदा हो गई थी। और इसका एक फायदा ये हुआ कि जर्मनी के लोग जो थे उनके अंदर एक अति राष्ट्रीयता की भावना, एक तो होती है राष्ट्रीय की भावना, एक होती है अति राष्ट्रीयता की भावना। यानी कि हर एक बच्चे, बुजुर्ग, जवान सबके मन में, स्त्री पुरुष सबके मन में ये था कि हमें इस वर्साया की संधि के अपमान का बदला लेना है। ठीक है, तो ये अति राष्ट्रीयवाद था और इसके लिए जर्मन जो लोग थे वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और इसका मौका जो था वो हिटलर को मिला था। वाइमर सरकार बनी थी जर्मनी में लेकिन वो इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाई थी और जनता जो थी उसने वाइमर सरकार जो थी उसको न मानते हुए हिटलर को अपना नेता चुना था। नाजी दल का नेता जो था हिटलर था और उसने इसके अंदर जर्मनी के अंदर दोबारा से राजतंत्र व्यवस्था स्थापित की और इटली का दोबारा से उसको अपना कह सकते हैं कि मजबूत करना शुरू कर दिया। और जब हिटलर की स्थिति मजबूत हुई तो उसने हर एक जो संधि के जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको तोड़ना शुरू किया, यानी कि जो निशस्त्रीकरण की नीति थी उसको तोड़ दिया। जो जर्मनी के जो उपनिवेश जो थे वो मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए थे, उन क्षेत्रों को वापस से अपना अधिकार में करना उसने शुरू कर दिया, यानी कि साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। और यही सब कारण जो थे आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बने थे। तो इस ये कहना सही है कि वर्साया की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बो दिया था। तो ये थी आपकी वर्साया की संधि। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले थे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।